मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, घी जो है वो A2 गाय का ही होना चाहिए और इसका लिंक मैं पहले अपनी किसी एक वीडियो में शायद शेयर कर चुकी हूँ, तो आप दोबारा मत पूछिएगा। तो घी मैं लेती रही हूँ, आज भी लेती हूँ। आटा एक अलग चीज़ है। फिर थर्ड, जो भी मैं खा रही हूँ, मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि वो पच अच्छे से रहा है। खाना एक चीज़ होती है और खाकर अगर आपका खाना पच नहीं रहा है, वहीं बैठा हुआ है, आपको डिस्पेप्सिया हो गया है और ब्लोटिंग हो रही है, वो पच नहीं रहा है, तो वो लगेगा नहीं शरीर को। तो मैं शुरू से बीच में लास्ट ईयर जब बहुत हालत खराब थी, मैं तब भी जिम गई थी, इनफैक्ट मैं तब भी गई थी। फिर बीच में 1-2 महीने छूटा, फिर गई या घर पे ही मैंने अनुलोम-विलोम किया, योगा किया 2-2 घंटे। तो मैं कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़ ज़रूर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कुछ टाइम पहले वॉक शुरू करी थी। मैं हर अल्टरनेट डे 6 से 7 किलोमीटर की वॉक कर रही थी। वो बहुत बड़ी बात होती है, 1.5-2 घंटे लगते थे मुझे, तो उससे बहुत भूख लगना। तो मतलब कहने का ये है, जो गट मोटिलिटी होती है, जो कि एच पाइलोरी के बाद कम हो जाती है। लोग बोलते हैं हमें भूख नहीं लग रही या खाना हमें गैस क्यों बन रही है, खाना पड़ा हुआ है, पच नहीं रहा है। आई मेड श्योर कि मैं अपनी गट मोटिलिटी पे काम करूँ। तो उसके लिए मैंने पानी खूब पीना है, जैसे ये चीज़ें करना, नारियल का पानी में नींबू डाल के पीना और एक्सरसाइज करना, किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज, चाहे वो डीप ब्रीथिंग हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो जिम जाना हो। और मैं फ्रूट्स भी खाती हूँ, फ्रूट्स को भी मैं बैलेंस करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ्रूट्स को त्याग चुकी हूँ, कोकोनट एक तरीके से फ्रूट का फॉर्म है। पपाया अच्छा है। अब कई लोग बोलेंगे पपाया उनको पेट दर्द देता है या जलन देता है, मुझे भी हुआ था बीच में। तो वो देखिए, ये एक्सपेरिमेंट आपको करना खुद से पड़ेगा, इसमें मैं नहीं बता पाऊंगी। आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा, ठीक है? ये आपको एक्सपेरिमेंट्स थोड़े बहुत करने होंगे। तो एक ये चीज थी। उसके बाद मैंने नॉनवेज जो था पूरी तरीके से नहीं छोड़ा, मतलब 15 दिन में एक बार मैं ज़रूर खाती हूँ या फिश भी मैं लेती हूँ। इनफैक्ट मैंने कल ही नॉन-वेज खाया है। बीच में मुझे हुआ था कि मैं छोड़ दूँगी, मैंने छोड़ भी दिया था 3-4 महीने, फिर मुझे एहसास हुआ ये गलत कर रही हूँ क्योंकि बॉडी, देखिए क्या होता है ना, एच पाइलोरी के बाद वैसे ही बॉडी में इतनी सारी डेफिशिएंसीज़ आ जाती हैं, ठीक है? ऊपर से मैं ये सब भी छोड़ दूँगी तो मैं गई काम से। मैं बहुत अध्यात्म के राह में हूँ, मैं हनुमान की भक्त हूँ, सब कुछ है, ठीक है? मैं मानती हूँ इन चीज़ों को और शायद इस राह में आके लोग त्याग देते हैं, नॉन-वेज वगैरह नहीं खाते। लेकिन मैं साथ में एक इंजीनियर भी हूँ, मैं एक साइंस की स्टूडेंट भी हूँ और मुझे ये भी पता है कि अगर मुझे जीना है ना यहाँ पे, तो मुझे कुछ-कुछ चीज़ें चाहिए जीने के लिए, खाने के लिए। अब आप लोग बोलेंगे प्रोटीन दाल से भी मिलता है, बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं 15 दिन में 1 बार ही खाती हूँ नॉन-वेज। मैं रोज़ नहीं खाती और वो भी हार्डली 2 या 3 पीस। मैं आपको बस वही बता रही हूँ कि मैंने क्या किया जिससे मेरी सेहत बनी और मैंने वेट गेन किया। फिर उसके बाद मैंने शतावरी चूर्ण होता है ना, शतावरी, मैंने वो भी कंज़्यूम किया लगातार 2-3 महीना। शतावरी चूर्ण जो होता है वो वेट गेन करता है। मैं रात को अश्वगंधा लेती हूँ कभी-कभी। मैंने आपको पहले भी बताया, माइंड, ब्रेन फॉग, स्लीप ना आना, इन सब चीज़ों के लिए अश्वगंधा हो गया, ब्राह्मी हो गया। तो अश्वगंधा जिनसिंग की तरह काम करता है। अश्वगंधा बहुत पावरफुल होता है। तो आप उसको 1 ग्राम या 2 ग्राम ले सकते हैं पर डे। तो मैं वो भी लेती हूँ, कभी-कभी ले रही थी, अब तो मैंने बंद कर दिया क्योंकि अब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, टच वुड, भगवान जी की कृपा है और आप लोग की आई थिंक बहुत-बहुत आशीर्वाद है आप लोग। तो अश्वगंधा है और शतावरी। शतावरी से मैंने देखा मेरा वेट गेन काफ़ी रैपिडली हुआ। शतावरी हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जिन लोगों में डिप्रेशन का इश्यू आ जाता है क्योंकि सब कुछ एटलीस्ट वुमेन में तो हार्मोनल चीज़ें लिंक्ड होती हैं, राइट? तो शतावरी से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। लड़कों के लिए भी शतावरी आई एम श्योर बेनिफिशियल है। आप इसके बारे में खुद से रिसर्च करें, खुद पढ़ें। अश्वगंधा बहुत सही चीज़ है। ये चीज़ों से मुझे लगता है मेरे को वेट गेन हुआ। फिर उसके बाद मैंने ये देखा, आँवला, आँवला मैं बहुत कंज़्यूम करती हूँ। मैंने आपको बताया ना, मैं सुबह लौकी का जूस पीती हूँ, उसमें आँवला डलता है, या मैं आँवला कैप्सूल या त्रिफला लेती हूँ, राइट? तो उससे क्या होता है, भूख खुलती है। अब लोग बोलते हैं भूख नहीं लग रही है, यानी कि बहुत 2-3 चीज़ें हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्रिएट नहीं हो रहे, गट मोटिलिटी का इश्यू है, खाना सड़ रहा है, जब खाना ही नीचे नहीं जाएगा तो भूख कैसे लगेगी? आपका लिवर लिवर इम्पैक्टेड है। एंटीबायोटिक कोर्स करने के बाद लिवर डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। आप चेक कराना, अपना लिवर और किडनी का टेस्ट करिएगा, एसजीटी रेशियो शायद बढ़ा हुआ आएगा, मेरा आया था बढ़ा हुआ। तो मैं अपने लिवर के लिए मिल्क थिसल जो हर्ब होती है मैं वो लेती हूँ, वो अमेज़न में मिल जाएगी, या सबसे बेस्ट है आंवला। ये क्या करता है, ये भूख खोलता है, ये लिवर को ठीक करता है। तो जब लिवर आपका ठीक होगा तो आपकी भूख खुलेगी। आप खुद आपको लगेगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अच्छे से क्रिएट होंगे।
ठीक है। तो जब वो क्रिएट होंगे, खाना अपने आप डाइजेस्ट होगा, लिवर में मतलब लिवर अच्छे से काम करेगा तो भूख खुल के लगेगी। फिर उसके बाद मैं प्रोबायोटिक्स लेती हूँ, और प्रोबायोटिक ऐसा नहीं 5 मिलियन ले लिया या 10 मिलियन ले लिया, मैं 150 बिलियन प्रोबायोटिक एक टाइम पे लेती हूँ, लंच पे, फिर एक टाइम डिनर, मतलब मेरा दिन का ऑलमोस्ट 4 to 500 बिलियन प्रोबायोटिक्स हो जाता है। और ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, ये एक सागर में एक बूंद की तरह है। मैं आपको ये आज बता दूं, डॉक्टर्स हमें प्रोबायोटिक्स दे देते हैं जिसमें लिखा होता है 5 मिलियन, कहते हैं काफी है, 10 मिलियन काफी है। काफी नहीं है, स्पेशली जब हम लोग आईबीएस, गैस्ट्राइटिस और एच पाइलोरी जैसी प्रॉब्लम से ग्रसित है या उससे बाहर निकल रहे हैं। आपको डेफिनेटली 400 to 500 बिलियन प्रोबायोटिक लेना होगा पर डे। तो मैं ये चीजें करती हूँ। उसके बाद मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको मैं पूरा श्रेय देती हूँ, ये सब तो मैं करती ही आ रही हूँ पिछले 7-8 महीनों से। उसके बाद मैं बी कॉम्प्लेक्स लेती हूँ, और ये मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुकी हूँ। बी कॉम्प्लेक्स में पर्टिकुलरली B1 विटामिन होता है जिसको थायमाइन बोलते हैं। उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी बेरी हो जाता है, जिससे हमें ब्रेन फॉग हो सकता है, हमारा डाइजेस्टिव बेरी बेरी हो सकता है, ब्रेन बेरी बेरी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और मैंने रिसेंटली दोस्तों अपना B1 का टेस्ट कराया, आई एम डेफिशिएंट इन B1। और ये मैं कब से कहती आ रही हूँ कि कोई तो प्रॉब्लम थी जिस वजह से गट मोटिलिटी में इशू आया या आईबीएस अचानक से हो गया। मैंने रिसेंटली अपने डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला तुम ज्यादा मत सोचो और ये चीजें हो जाती हैं। अरे सॉल्यूशन दो ना हमको, डॉक्टर्स बस यही कह देते हैं ज्यादा मत सोचो। अरे हम क्यों ना सोचें यार। जब मुझे एच पाइलोरी नहीं हुआ था उससे पहले तो मुझे कोई गट मोटिलिटी की इशू नहीं थी, मुझे कोई ब्रेन फॉग नहीं था, मैं डिप्रेशन में नहीं जा रही थी, मुझे कोई एंजाइटी नहीं थी, मैं कुछ भी खाती थी मुझे पचता था। तो पागल तो नहीं हूं ना मैं, यानी कि कुछ हुआ है उसके बाद ही मुझे ये असर आ रहे हैं। फिर डॉक्टर्स कहते तुम सोच रहे हो, तुम साइकोलॉजिकली चीजें सोच रहे हो। आई अग्री, बहुत एक्सटेंड तक हम साइकोलॉजिकली चीजें सोच जाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, हमें लगता है यार हम खा ही नहीं सकेंगे तो जिएंगे क्या, काम क्या करेंगे, दुनिया में करेंगे क्या, मकसद ही क्या है ना। तो डेफिनेटली मैं मानती हूँ साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड व्हाई लोग ये बताते नहीं है खुल के। शायद ये इसलिए नहीं बताया जाता है कि अगर हम ठीक होने लग गए खुद ब खुद तो फार्मा इंडस्ट्रीज जो हैं वो कैसे रूल करेंगी हमारे ऊपर, है ना। आपको पता है, एक मैंने सर्वे, मतलब सर्वे नहीं, एक रिपोर्ट पढ़ी थी, एक जर्नल था जिसमें ये लिखा गया था एज पर द रिसर्च, वो स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च थी। तो उसमें ये कहा गया था, डॉक्टर ने खुद लिखा था कि फार्मा कंपनीज खुद कहती हैं हम चाहते ही नहीं कि जो ऑटिज्म, कहती हैं एज एन, ये इनडायरेक्ट वे में हिंट था, अब मैं किसी को कोट नहीं कर रही हूँ, कि ऑटिस्ट जो जिनको ऑटिज्म होता है, चिल्ड्रन है, वो ठीक ना हो ही ना, वो ना ठीक हो ताकि उनको दवाइयां लोग वो खरीदते रहे और फार्मा का अपना धंधा चलता रहे। ठीक है। एक एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, जो स्टेम सेल में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रिसर्च कर रहे थे। लिटरली उनको अपनी रिसर्च बंद करनी पड़ी थी क्योंकि उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकियां आती थी फार्मा से। ठीक है। तो ये तो बहुत ओपन है, आप ठीक अगर हो जाओगे तो धंधा कैसे चलेगा फार्मा कंपनीज का। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहती हूँ अपने ऊपर अपनी रिसर्च खुद करो, रोने के बजाय और मेरे ग्रह कब ठीक होंगे और पंडित जी मुझे बताइए कि मेरा ग्रह गोचर कैसा चल रहा है, उसके बदले थोड़ा बॉडी को पढ़ो, हमारी बॉडी को किन विटामिन की जरूरत है, क्या हमारे अंदर डेफिशिएंसी है, अपने टेस्ट कराओ। तो मेरे को शुरू से इशू हो रहे थे, 1.5 साल से कॉन्स्टिपेशन का मुझे इशू हो रहा था। आईबीएस में मैंने आपको पहले ही बोला है कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या दो चीजें हो सकती हैं, करेक्ट। और ब्रेन फॉग होता है, एंजाइटी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आई एम B1 डेफिशिएंट व्हिच मींस आई एम सफरिंग फ्रॉम बेरी बेरी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मुझे पता ही नहीं है। और ये टेस्ट बहुत महंगे भी होते हैं। तो मैं तो आपको पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ, विटामिन डी, मेरा विटामिन डी उतना अच्छा नहीं है, इट्स जस्ट 28 जो मैंने लास्ट टेस्ट कराया था। अब शायद बढ़ गया होगा क्योंकि मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ। और बाय द वे मैं विटामिन डी 10,000 IU लेती हूँ दिन में। और मैंने अपनी B1 दैट इज थायमाइन की भी सप्लीमेंट स्टार्ट करी, और मुझे टचवुड इतना चेंजेस देखने को मिला है दोस्तों। कल ही मैंने पिज्जा खाया, नो मतलब मैंने चिकन भी खाया, एंड माय डाइजेशन इज गुड। मैं कोई पीपीआई नहीं लेती, टचवुड। आई मीन जो सप्लीमेंट्स जितनी मैंने रिसर्च करी है, मेरे को ये लगता है, रिसर्च एज इन मैंने औरों का पढ़ा सुना, लोगों ने जो जर्नल्स निकाले उन चीजों को पढ़ा, बहुत टाइम देना पड़ता है, मेरे वीकेंड इसी चीजों में जाते हैं। तो गट मोटिलिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग B1, यानी कि जो बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, और सिर्फ B1 ही नहीं, B6 B12 बहुत सारी चीजें हैं।
तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग को थोड़ा भी डाउट है अपना टेस्ट कराएं। जैसे मेरा B1 बहुत डिफिशिएंट है, वो 70 to 180 के रेंज में होना चाहिए, मेरा 32 है दोस्तों। और मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तक मैं सर्वाइव कैसे कर गई। शायद मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बाकी चीजें कर रही हूँ, जैसे कि मैस्टिक गम, ब्रोकोमैक्स, मिल्क थिसल, बहुत सारी चीजें, मनुका हनी, ये सब बहुत अच्छे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोबायोटिक। लेकिन ये चीजें भी तो तभी असर करेंगी ना जब आपकी गट में वो B1 इज वेरी एसेंशियल, कि आपकी गट और ब्रेन का जो कनेक्शन है ना, उसके लिए वो बहुत एसेंशियल है, वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत एसेंशियल है। तो इसके ऊपर मैं खुद नहीं बता सकती क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो कि आप खुद देख सकते हैं ऑनलाइन, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। तो यस, कमिंग बैक, कि मैंने B1 इंक्लूड किया अपनी डाइट में फ्रॉम पास्ट 2 मंथ से। ठीक है, मैं बी कॉम्प्लेक्स तो लेती ही हूँ, पर मैं B1 अलग से लेती हूँ। और B1 का सबसे बेस्ट फॉर्म होता है TTFD, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। TTFD इज द बेस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ B1। ये आपको आई हर्ब में मिल जाएगा। और इसका एक और फॉर्म होता है बेनोफाइडमाइन और समथिंग, आई एम सॉरी मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं लिंक में लिख दूंगी। दैट इज द सेकेंड मोस्ट बेस्ट अवेलेबल फॉर्म। तो मैंने बहुत इंडिया में खोजने की कोशिश करी, जितने भी बेस्ट फॉर्म थे या तो वो आउट ऑफ स्टॉक है, विच मीन्स लोगों को पता है, देर आर पीपल जो इन चीजों के बारे में जानते हैं। यानी कि मैं, ऐसा हो नहीं सकता, इतना ज्यादा आउट ऑफ स्टॉक कैसे दिखा इंडिया में, मैंने ऑनलाइन बहुत सर्च किया। और जो बाकी चीजें अवेलेबल है वो बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको B1 की सप्लीमेंट लेने हैं, मैं लिंक डाल दूंगी, जो TTFT या बेनोफाइडाइन जो भी है, मेरे को मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सॉरी, उसके फॉर्म में बेस्ट फॉर्म में अवेलेबल होता है। मैंने स्टार्ट किया 100 mg के डोज से, सुबह एक दिन में 100 mg। फिर मैंने धीरे धीरे बढ़ाया 100 mg सुबह, 100 mg दिन में, 100 mg शाम को, और अब मैं रोज 600 mg लेती हूँ TTFT का फॉर्म, या कभी कभी बेनो, लेट्स कॉल इट बेनो का फॉर्म। ठीक है, तो ये मैंने आई हर्ब से ही ऑर्डर किया था। ये आज तक मैंने आपको खुल के बातें इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि पहले मैं खुद पे तो एक्सपेरिमेंट करूं, पहले मुझे तो पता चले इसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं कोई चीज सुन के आपको बोल दूंगी और आप पे वो असर नहीं करी, आप बोलोगे यार ये तो फेक है, बंदी कुछ भी बोल देती है। मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। मैंने ब्रोकोमैक्स लिया, मैस्टिक गम लिया, मैंने महीनों खाया, तब मैंने आपको बताया कि इसके फायदे होते हैं। मैं मनुका हनी लेती हूँ जो एज इक्वलेंट टू एन एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल है वो। मेरे को उसका फायदा हुआ तब मैंने आपको बताया कि इसके फायदे हैं। मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट करे तब मैंने आपको बताया। अब वो बात अलग है, चीजें डेफिनेटली महंगी हैं। अगर आपको अपनी सेहत को ठीक करना है, थोड़े पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। मैं भी उतना नहीं कमाती हूँ, लेकिन ठीक है, मेरे को अगर जीना है, ठीक होना है, तो इतना मुझे करना पड़ेगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इससे मुझे समझ आया कि ये कुछ चीजें हैं जिसमें मैं डेफिशिएंट थी, इससे मेरी गट, ये तो सबका समाधान है भाई। ब्रेन फॉग, एंजाइटी, लोग पार्किंसन में लेते हैं, डायबिटीज, BP, पता नहीं क्या क्या। जब आपका पेट ही ठीक हो जाएगा तो 90% बीमारियां तो अपने आप खत्म है। गट मोटिलिटी सबसे बड़ी चीज, किसी को IBS है या कॉन्स्टिपेशन है, उनमें काम आता है। फिर उसके साथ को फैक्टर है मैग्नीशियम, इसका भी टेस्ट कराइए। B1 अगर आप ले रहे हैं, आपका मैग्नीशियम लेवल कैसा है? टचवुड मेरा मैग्नीशियम लेवल ठीक है क्योंकि मैं मैग्नीशियम सिट्रेट लेती थी, मैंने बहुत पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, राइट। फिर आता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी अगर आपका बढ़ जाए ना दोस्तों, अगर 70 to 80 की रेंज में आ जाए, जो कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन में आज के टाइम में, स्पेशली जो IT में काम कर रहे हैं या जो घरों में रहते हैं, कितना आता है हमारा विटामिन डी? 9, 10, 18, 19। मैंने अपना जब इनिशियली कराया था आज से 8 महीने पहले, आई वाज शॉक्ड, इट वाज हार्डली लाइक व्हाट 19। फिर उसके बाद कुछ टाइम पहले मैंने कराया था 28, क्योंकि मैं सप्लीमेंट्स ले रही थी, एंड आई एम श्योर अब वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मैंने ये प्रण मान लिया है कि मुझे अपना विटामिन डी 70 to 80 के रेंज में लेकर ही आना है, क्योंकि जब तक वो उस रेंज में नहीं आएगा, मुझे उसके बेस्ट पॉसिबल जो उसके मेरे को बेनिफिट्स है वो कभी नहीं मिलेंगे। अगर आप कहते हैं मेरा विटामिन डी तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो 50 की रेंज में, जब तक वो 70 to 80 की रेंज में नहीं आता, चलिए 60 के अबव भी नहीं आता, आपको उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स कभी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स पूरा आपको लेना है अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। और फिर अलग से B1 लीजिए, कम से कम उसको स्टार्ट करिए 100 mg से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे फिर 300 mg तक आइए। जैसे आज की तारीख में मैं 600 mg लेती हूँ, ठीक है। कई लोग तो 1 ग्राम भी लेते हैं, पर उतना नहीं जाना है हमें।
अगर आप में कुछ लोग इच्छुक हैं तो अपने विटामिन डी और B1 का टेस्ट कराइए। ये बार-बार मैं आपको बोल रही हूँ, ये डॉक्टर्स आपको नहीं बताने वाले हैं, मैंने तो यही देख लिया, कोई नहीं बताने वाला है। फिर उसके बाद ये चीज़ें जब आप करेंगे तो आप जो खाएँगे ना वो पचेगा। अब मैं पिज़्ज़ा भी खा रही हूँ तो मुझे पचता है। ऑफ़ कोर्स मैं रोज़ नहीं खाती हूँ, मैं हफ़्ते में चाय भी पीती हूँ, चलता है। तो इससे क्या होता है, मैं अपने मन के मुताबिक भी चीज़ें खाती हूँ तो मेरा मन भी खुश होता है। तो जो भी मैं खाती हूँ ना वो लगता है मेरे शरीर को। फिर मैं जिम में जाती हूँ, मैं मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ, राइट? मैंने आपको बताया था मैं वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ, तो उससे क्या होता है, मैं अगर एक रोटी का टुकड़ा भी खाऊँगी ना दोस्तों, और अगर मैं वेट लिफ्टिंग करूँगी, तो वो हमारे शरीर को लगेगा, वो जो पोषण है वो पूरे शरीर में अच्छी तरीके से 100% अवेलेबल होगा, बायो अवेलेबल फॉर्म में वो रहेगा, राइट? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मेरा वेट बढ़ा है, और वेट ही नहीं बढ़ा है, वेट, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं हाथ जोड़ के आप सबको बोल रही हूँ, वेट बढ़ना कोई बात नहीं होती। जब शरीर ठीक होता है, पेट ठीक होने लगता है, उसके बाद ही वेट बढ़ता है। और पहले पेट को ठीक करने के लिए ये सारी चीज़ें आप करिए। वेट बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो आई एम सॉरी, मैं बहुत भावुक हो गई थी शायद इस वीडियो में, लेकिन मेरे लिए ये बात आप तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैंने यही देखा है, डॉक्टर्स बता ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बताने को तैयार ही नहीं है। बट या आई वांट यू ऑल टू नो दिस। और B1 के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरी खुद आँखें खुली की खुली रह गई हैं पिछले 3-4 महीने से, जितनी मैं रिसर्च करती आ रही हूँ। और आई थिंक ये सबसे पहले पता चला था जापान में, जहाँ पे जैसे जो राइस होता है, मेन क्या होता है, B1 डिप्लीट क्यों होता है, B1 क्यों खत्म होता है? कार्ब, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक बहुत ज़्यादा रखते हैं, जंक खाते हैं, क्यों बोलते हैं जंक ज़्यादा ना खाइए? तो ये उससे बहुत ज़्यादा डिप्लीट होता है। ये पाया जाता है जैसे लिवर में। अब कलेजी खाते हैं ना लोग, नॉन-वेज जो खाते हैं कलेजी, अब मैं वो सब तो नहीं खा पाती। तो इसीलिए B1 का सप्लीमेंट लीजिए, हो सके तो टेस्ट कराइए, राइट? जापान में जैसे पहले पता चला था कि जो ब्राउन राइस खाते थे उसमें तो था, लेकिन फिर जो बहुत एलीट लोग थे, जो बहुत हाई सोसाइटी वाले लोग थे, उन लोगों को लगा कि एक फैशन ट्रेंड बन गया था कि जो व्हाइट राइस खा रहे हैं प्रोसेस करके, इट्स अ सिंबल ऑफ लग्जरी। तो बाद में पाया गया कि उनको बेरी बेरी के सिम्टम हो गए, ठीक है? और बेरी बेरी अभी भी है, इट्स अ साइलेंट एपिडेमिक, वो अभी भी है, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में भाई। मतलब मैं ताज्जुब मान रही हूँ, जबकि मैंने इतनी रिसर्च कर डाली, मैं खुद बेरी बेरी से सफर कर रही हूँ। आई एम सरप्राइज मेरा B1 लेवल इतना कम है। आई एम श्योर ये इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे एच पाइलोरी हुआ था, राइट? उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो आपको एक चीज और भी बता दूं, जब B1 अच्छा होता है ना बॉडी में, तो आपके जो स्टमक में एसिड है वो अपने आप बनता है सही लेवल पे, ठीक है? तो आपको अलग से HCl या एप्पल साइडर विनेगर ये सब लेने की जरूरत नहीं होती है। बॉडी अपने आप सही तरीके से एसिड को बनाती है। और जब स्टमक में सही पीएच लेवल में एसिड होगा ना, तो एच पाइलोरी क्या, दुनिया के कितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी से आपकी बॉडी में नहीं आ सकते। लोगों ने कोविड को बीट किया है इनके सप्लीमेंट्स को लेके। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, जो बार-बार मुझे ये मैसेज करके बोलते हैं, हमारा वेट नहीं बढ़ा, हम कैसे बढ़ाएँ? पहले आपको समझना होगा, वेट बढ़ाने का अपना एक तरीका है। वेट ऐसे नहीं कि आज मैंने कुछ खाया, मेरी बॉडी को लग गया और वेट बढ़ जाएगा। बॉडी को कोई चीज़ तभी लगेगी जब बॉडी ठीक होगी, जब आपका पेट ठीक होगा तभी तो वो उसको डाइजेस्ट करेगा अच्छे से। आपने खा लिया सपोज़ और वो वहाँ बैठा हुआ है, सड़ रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कहाँ से वेट बढ़ेगा? नहीं, बढ़ ही नहीं सकता। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। हालाँकि मैंने आपको बताया जैसे शतावरी हो गया, ये आपका अश्वगंधा हो गया, ये चीज़ें भी तभी आपको असर करेंगी ना जब वो पेट उसको पचा पाएगा। तो पहले कोशिश करिए पेट को कैसे ठीक करें, फिर ये सप्लीमेंट्स आपके काम आएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी मेरे को नाश्ता करना है और जल्दी से अपने ऑफिस जाना है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाप बाय। रे! कितनी ज्ञानी लड़की है ये। मान गए इनको। ये आईटी वाले इंजीनियर्स दे आर लाइक